पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। अभी भी जो है कि बहुत सारे हॉस्पिटल का काफ़ी सारा पैसा पेंडिंग रहता है, उसमें जब वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हॉस्पिटल इलाज करने से पीछे हाथ खींचने लगते हैं, तो इसलिए उनको वो नहीं मिलता। वो वही इलाज बाहर करा सकेंगे प्राइवेट सेक्टर में जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा। अवेलेबल हो, उनकी बात सुनी जाए, और ये नहीं कि बात इधर से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी जाए। ये एक वो आजकल शब्द बहुत है रेवड़ियां बांटने वाला, तो जो है रेवड़ी बांट के उसको घर नहीं भेज देना। हाँ, तो उसकी बात को तो सुनो। जिसमें पसीना डॉक्टर साहब का है और खून मरीज का है। तो मैं सीधे आजकल खून डॉक्टर का भी निकलता है और सीधे आरोपी बना देते हैं, बिना जज बिना वकील के फैसला सुना देते हैं। सो एक बड़ी समस्या जो है वो इस प्रोफेशन के लिए आ रहा है, और एक ये हमारे दर्शकों को और हमारे वोटर्स को भी समझना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लगातार नजदीक आते इस महापर्व में हर किसी की भागीदारी बहुत ज़्यादा सक्रियता के साथ बन चुकी है। भारत के पूरे ही नागरिक, चाहे वो वोटर हैं या वो वोटर नहीं हैं, परंतु वो लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी को पूरा सक्रिय बनाना चाहते हैं। आज हमारा जो ये एपिसोड है, ये एपिसोड आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाली क्रांति या स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे सरकार के कार्यों से अवगत करवाएंगे। हम ये जानने का और ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि जनता का या वोटर्स का क्या कुछ कर्तव्य और क्या कुछ ड्यूटियां बनती है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छी क्रांति भारत में आ सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, जो कि मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं, और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, जो कि मेरे दाएं तरफ हैं। और मैं बताते चलूँ कि इन दोनों का अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने का पूरा अनुभव है, और लगातार ये समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं। तो सर, मैं सीधे पहले आपकी ओर आता हूँ, और मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि सरकार जब संसद में सारे सांसद चुनकर जाते हैं, जब एक सरकार की गठन होती है, एक सरकार बनती है, तो सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ काम करने के लिए वचनबद्धता के साथ संकल्पबद्ध होती है, और कितना जो बजट है वो ये रखती हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, और सरकारी विभागों में जो हॉस्पिटल हैं, जो स्वास्थ्य के और सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें काम हो। धन्यवाद पहले तो जीबीसी अपडेट का कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू को इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान रेज़ किया है। इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकार है, एक स्वास्थ्य सेवाएं जो भी हैं वो उनका एक मूलभूत कार्यक्रम है। किसी भी सरकार का, किसी भी स्टेट का, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर जी, ये देना उसका एक कर्तव्य है। अपने सभी लोगों को अच्छी सेहत के लिए स्वास्थ्य देना ये सरकार का कर्तव्य होता है, और उसके लिए उसे अपने बजट में एक प्रावधान, जरूरी प्रावधान, उसकी कितने लोग हैं, उसकी कितनी जनसंख्या है, उस सब के लिए करना होता है। और संसद में ही ये सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, संसद में ही ये बजट पास होता है। तो सांसद जो हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जाते हैं, और भारत जितना बड़ा देश है उसके हर प्रदेश की अपनी एक अलग समस्या है स्वास्थ्य को लेकर। सो एक पॉलिसी सभी पूरे भारत में नहीं लग सकती। सो इसीलिए सांसदों का अपने क्षेत्र में क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो जो आती हैं, उनको लेकर संसद में आवाज़ उठाना और सरकार तक लेके जाना, ये उनका फ़र्ज़ होता है। तो इसलिए हम इस बात को आज यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? जी सर, लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें यही नहीं पता लग पाता है कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार ज़्यादा प्रावधान रख पाती है या फिर सरकारी सेक्टर में सरकार जो है ज़्यादा प्रावधान रख पाती है, जिसके कारण जो वोटर्स हैं या फिर जो लोग हैं वो किस पर विश्वास करें, प्राइवेट क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विश्वास करें या फिर जितने सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए या स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, उस पर विश्वास करते हैं। देखिए,
सरकार को सरकारी जो संस्थाएं हैं जी उनकी फंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्वास्थ्य हैं, प्राइवेट सेक्टर तो अपनी फंडिंग खुद करता है, लेकिन हाँ उनके लिए सुविधाएं देना, उनके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस जो है वो करना, वो ऐसी पॉलिसी बनाना, ये सरकार का काम है। मैं आपको एक अभी आंकड़े कुछ देता हूँ जी कि भारत सरकार स्वास्थ्य के लिए कितना खर्च करती है। तो अभी तक जो खर्च चल रहा है भारत सरकार का वो 1% से लेके 1.6% ऑफ जीडीपी चल रहा है सिर्फ। ये इतनी फिगर 1.1 से 1.6 क्यों है? क्योंकि ये सारा ओवरऑल सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के है। और जीडीपी के मुकाबले जो हाँ, हमारा GDP टोटल का। जीडीपी है हाँ। उसका सिर्फ 1% और 1.6% तक ही Yes. बजट रखा जा रहा है। पंजाब सरकार जो है वो ऑलमोस्ट 2.9% जी। के करीब खर्च करती है। तो जो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है, इसलिए जो वेरिएशन फिगर है कि 1.1 से लेकर 1.6। जी जबकि ये जो खर्च है, जो ओवरऑल स्पेंडिंग है, जी अगर हम पूरी लें, आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो, अगर प्राइवेट सेक्टर कितना फंड कर रहा है सेहत में जी। उसको लिया जाए तो वो 3.8% ऑफ जीडीपी होता है। तो आप अंदाजा लगाइए 1.6 गवर्नमेंट कर रही है जी और 2.2 प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब है क्या, चाहिए कितना? जो लो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज है ना पूरे विश्व में, जी वो ऑलमोस्ट 5.2% करती हैं और हम उनसे कितना नीचे हैं। जी तो ये हमारी सरकार से और लोगों को भी पता होना चाहिए कि जब भी आपके सांसद अब वोट लेने आपके पास आए तो उनसे कहिए कि आप इसको बढ़ाइए। जी। जब तक ये नहीं बढ़ाएंगे स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो उनमें कोई भी सुधार नहीं होगा। और ये जो है ना हमारा एक्सपेंसेस, जी इसमें से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं, ये एक NHRC का 2018 का और RBI का 2019 का डाटा जी है कि 63% जी जो इलाज पे खर्चा होता है वो पेशेंट अपनी पॉकेट से करता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या योजनाएं सरकारी हैं, हॉस्पिटल हैं, हाँ जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, सो 1/3 वो करती है, 2/3 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लोग खुद करते हैं। बिल्कुल ठीक। और उनमें से ज़्यादा खर्चा आउटडोर पे और मेडिसिन पे जाता है, दवाइयों पे खर्चा जाता है। ये एक भ्रांति है कि डॉक्टर इलाज महंगा करते हैं, दवाइयों पे इसका 2/3 जाता है। जो 63% लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं उसका भी 63% या 70% दवाइयों पे जाता है, 30% ही सर्विस चार्जेस का जाता है। और ये किसी भी मरीज के इलाज के लिए जब वो लोग कह देते हैं कि इलाज काफ़ी महंगा है, डॉक्टर बहुत लूट रहे हैं, तो ये उनके लिए समझना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, ये 70% जो खर्चा है वो दवाइयों पे होता है। और एक बात समझ में नहीं आती है कि जब आप इलाज सस्ता करना चाहते हैं तो डॉक्टर को क्यों कहते हैं कि आप फीस कम करो, सरकार दवाइयों का रेट कम क्यों नहीं करती है? जी आपको जानकर हैरानी होगी पांडे जी, GST जी लाइफ सेविंग ड्रग जो सरकार कहती है उस पे GST का क्या मतलब? और GST थोड़ा नहीं, 28% तक GST जाता है। और वो सभी जीवन रक्षक दवाइयों पर। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना GST, ये जो है 12% जाता है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पे, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट है, ECG मशीनें हैं, जो इन पे जाता है 12%। एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड, शुगर टेस्टिंग, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग है, लोगों को करना पड़ता है। जी, शुगर बिल्कुल। टेस्टिंग से टिप्स पे 18% GST है। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट 18 से 28%, सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। अब मशीन है, रिपेयर मेंटेनेंस होगी, 18 से 28% उस पे जाता है। ड्रग्स, ऑक्सीजन 12%। और अभी तो इन्होंने जो रूम रेंट है ना 5,000 के ऊपर, उसके ऊपर भी GST लगा दिया 5%। और ये जो मतलब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर सारे निजी सभी हॉस्पिटल? जो भी हॉस्पिटल रूम रेंट 5,000 से ज़्यादा लेगा उसको उसका GST देना पड़ेगा। और तो और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उस पर भी 18% GST जाता है। तो अगर ये सारा GST ज़ीरो कर दे सरकार तो आप सोचिए कि इलाज सस्ता होगा कि नहीं होगा। तो ये एक बात है जो हम लोगों से कहते हैं कि आपके जब भी अब कैंडिडेट इलेक्शन के लिए आए वोट मांग रहे हैं तो उनसे ये अवश्य पूछिएगा कि क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि संसद में जाके आवाज उठाएंगे कि हेल्थ सर्विसेज से GST बिल्कुल हटाया जाए और हाँ। दवाएं सस्ती की जाएं। हाँ
ये और- बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। और वाजिब क्वेश्चन भी है। और सर एक जो बड़ा सवाल ये है कि लोग सरकारी अस्पताल में अब इलाज कराने से हिचक भी रहे हैं। लोग क्या, आप देखिए सरकार की कोई मंत्री हैं, अगर कोई उनके विधायक हैं, वो सरकारी अस्पताल में इलाज ही नहीं करवाना चाहते हैं। वो इलाज जो करवाना चाहते हैं वो करवाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और सरकार जो कह रही है कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी क्रांति ले आएंगे, चाहे वो किसी राज्य की सरकार है चाहे वो केंद्र की सरकार है। कोई कह रहे हैं जी हम आयुष्मान योजना लेकर आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं सर्वोच्च सेहत बीमा योजना लेकर आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जन औषधि केंद्र लेकर के आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक लेकर आ रहे हैं। थोड़ा इस पर भी हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको जरूर सर प्रकाश डालें। देखिए, ये सरकार का एक फ़र्ज़ बनता है, अगर वो इंश्योरेंस सर्विसेज लेके आ रहे हैं, किसी भी रूप में आ रहे हैं, जी, वो स्वागत योग्य है। अभी जो अनाउंस किया है रूलिंग पार्टी ने कि वो 70+ लोगों को आयुष्मान में ले आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस, वो एक वेलकम स्टेप है। जी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सुधार की आवश्यकता है उसमें। और जन औषधि केंद्र अच्छी बात है, पर मैं कहता हूं कि अगर जो मैंने बात करी जीएसटी की, सरकार प्राइसेस पे कैपिंग कर दे। अगर जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई मिल सकती है तो केमिस्ट शॉप पे जो मिलती है उसका एमआरपी कम क्यों नहीं किया जा सकता? एमआरपी तो सरकार ने लिखना है ना। जी, अगर वो कंपनियां जन औषधि केंद्र को सस्ती दवाई दे सकती हैं और फिर भी प्रॉफिट ले सकती हैं, तो रिटेल केमिस्ट को क्यों नहीं? जरूरत ही नहीं रहेगी जन औषधि केंद्र की। आप एमआरपी को रैशनल बनाइए और उतना ही हो जितना की प्रॉफिट वाजिब है, वो एमआरपी हो। जीएसटी खत्म करिए, देखिए दवाइयों की कीमतें कम होती। हाँ, मैं सीधे अब चलता हूँ डॉक्टर कुलदीप सिंह जी की ओर। मैं सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आखिरकार क्या कारण है कि चाहे कोई गरीब मरीज है या कोई अमीर है या फिर कोई विधायक है या कोई मंत्री है या कोई सरकारी अधिकारी है, वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने से हिचकते हैं और वो चाहते हैं कि उनका अधिक से अधिक जो इलाज है वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाए ताकि उनका अच्छा इलाज हो पाए। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, फंडिंग। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक सरकार नहीं, पिछली 4 सरकारों के बीच भी ये जो जीडीपी का है ये 1 से 1.2 तक ही बढ़ा है, ठीक है। और जबकि इनकी अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो इसी सरकारें जो बनाती हैं उनकी रिकमेंडेशन 4% है। ये अपनी रिकमेंडेशन जो है उसको ही लागू नहीं करते और जो 1.2% जीडीपी जो खर्चते भी हैं उसमें से सेफ वाटर और सैनिटरी का खर्चा उससे निकालते हैं। और दैट मीन्स कि हेल्थ पे तो 0.75 और 1 ही रह गया, उसका असर क्या पड़ता है? जी, अब आपने पूछा कि सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जाते? जी, जब पैसा नहीं होगा, जब फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, जब कोई बात भी जो सिविल हॉस्पिटल में है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी नहीं होगी, तो हर आदमी चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखता है। जी, क्योंकि वो ये समझता है जीवित रहेंगे तो फिर ही चलेगा। हाँ, जान है तो जहान है। जान जी, है तो जहान है। जी। इसलिए वो जहां अफोर्ड कर सकता है बेटर से बेटर सर्विसेज लेना चाहता है। प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को जो समय का हानि बनाया है, अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी फैसिलिटीज अपने पैसे खर्च के अपना और उसको जो है लगभग इंटरनेशनल लेवल पे है। और हमारा खर्चा जे मैं बता दूं प्राइवेट सेक्टर से अमेरिका से कम 25 गुना कम है जो यहाँ पे जो होता है। मैं एक आई सर्जन हूँ, जी। यहाँ पे हम अच्छे से अच्छा जो आँख का ऑपरेशन है वो 30-40 हज़ार में कर देते हैं, जी। लेंस बेस्ट डाल के। जी, वहाँ पे वही ऑपरेशन वही लेंस टेक्निक्स का डाल के वहाँ पे $5,000 लगता है। तो $5,000 की वैल्यू देखो। तो यहाँ हमारे पास बाहर से मरीज आते हैं, टिकट खर्च के लेंस डलवा के घर वालों को मिलके वापस चले जाते हैं। करीब मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 40,000 रुपये में जो लेंस डाल देते हैं उसके लिए $5,000
करीब करीब 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपया खर्च 4 लाख रुपए के करीब का खर्चा है। और बड़ी बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोग इस चीज को अहमियत देते हैं कि जान है तो जहान है। वहीं कोविड के दौरान में जब कोरोना काल का आगमन हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए पूरा शटडाउन कर दिया था, लॉकडाउन ले आए थे कि जान है तो जहान है। परंतु आज इस चीज पर ही मंथन चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, जो इलाज हम यहाँ पर 40,000 में कर पा रहे हैं, अमेरिका जैसे बड़े शहरों में उसके लिए आपको $5,000 खर्चना पड़ता है, कम से कम। और उसी ऑपरेशन के लिए इंग्लैंड वर्ग की जगह में 6 महीने की वेटिंग है, और वहाँ भी इतने ही उसकी, फिर मेरे को फिगर पता नहीं कितने पाउंड वहाँ खर्च होते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि 25 टाइम ज़्यादा कम से कम लगता है जी, ठीक है, वहाँ से। लेकिन अब आपने सवाल किया कि इसको अच्छा कैसे किया जी, कि लोग सिविल हॉस्पिटल को कैसे, हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। तो इसकी उदाहरण डॉक्टर साहब भी है, मैं भी हूँ। हम आज से 30-40 साल पहले सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे। मैं आई सर्जन था, ये सर्जन थे, और लोग सिविल हॉस्पिटल को प्रेफर करते थे बाहर से, ठीक है, क्योंकि उस वक्त की जो फैसिलिटी थी सिविल हॉस्पिटल की अच्छी थी प्राइवेट से। वो स्वर्णिम दौर था, एक सुनहरे पल थे, सुनहरे दिन थे। हाँ, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि फंडिंग, देखो जब जेब में पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करेगी, जब गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। अब पंजाब सरकार देख लो, पंजाब सरकार रौला पा रही है कि जी हमारा 700 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखा है, ठीक है। जब तक वो 700 करोड़ रुपया आता नहीं है, वो आगे आंखों के या बाकी ऑपरेशन कैसे करेंगे। ये जो है, जो फंडिंग की बात है, देखो ये सरकारों को, मैं जो आने वाली सरकार है जो भी है, देखो हम तो वाइट कलर में जो है ना वो विश्वास करते हैं। हमारे वाइट कलर में, डॉक्टर्स के वाइट कलर में हर रंग है जी, बसंती भी है, हरा भी है, पीला भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी सरकार आए, कम से कम वो जो हेल्थ सेक्टर का जीडीपी का एक्सपेंडिचर है वो जरूर रेज करे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो है 3% ऑफ द जीडीपी जो है, उससे आप 2 साल में 3 साल में ही फर्क देख लेंगे, जो आपने सवाल पूछा। और ओनली हेल्थ, नॉट फॉर द पब्लिक हेल्थ, क्योंकि उसमें होता क्या है, पब्लिक हेल्थ को साथ में मिला देते हैं तो खर्चा ज़्यादा पब्लिक हेल्थ पे हो जाता है, तो हेल्थ जो है ना वो पीछे रह जाती है। क्योंकि हेल्थ की आवाज़, एक बात बिल्कुल सच है कि हेल्थ की आवाज़ नहीं है हमारी डॉक्टर्स की। हम जो है ना, हमें जो पॉलिटिशियन है वो हमें वोट बैंक नहीं समझता, ठीक है। जब हमें वोट बैंक नहीं समझता तो जैसे परिस्थितियां हैं कि वो हमारी बात पे कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन जो फिगर्स बोलते हैं, जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं, जो एनालिसिस है, जो उनके अपने फिगर्स हैं, हमारे नहीं हैं, उनके अपने फिगर्स हैं कि अब इस सरकार ने जीडीपी में बढ़ोतरी की, कितनी की, 0.17%, ठीक है। 1.03 से बढ़ा के 1.2 कर दिया, उससे खर्चा कितना बढ़ा। और उधर से उसी पैसे को मोड़ के तो आयुष्मान भारत में दे दिया, ठीक है। आयुष्मान भारत जो है उसको बखरी फंडिंग करो। अगर आपने एक स्कीम लाई हैं तो उसकी एक बखरी, एक जो है अलग से बजट का प्रावधान हो, बजट का जो ना वो होना चाहिए। तो ये है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, कितनी डॉक्टर्स की कमी है, वो भी इसी कारण है, बजट नहीं है तो डॉक्टर्स को पे कहाँ से देंगे। पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। इन्हीं बातों से ही कंडीशन पड़ेगी। आज डॉक्टर साहब से पूछ लो, मैं एक छोटा सा आई सर्जन हूँ, ये एक छोटे से सर्जन है, और हमारे पास स्टाफ कितना है, 10 नर्सें हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल की परसेंटेज जाके देखो, ठीक है। तो उसी से ही बढ़ेगा ये, तो फिर ही लोगों का विश्वास बनेगा कि भी हाँ भाई, सरकार को छोटी बात में, जो सरकारी सेक्टर है, जो सिविल हॉस्पिटल है, उसको एट पार विद दी प्राइवेट सेक्टर ये नहीं भी ला सकते तो कम से कम 80-100 के रेशो पे लाना पड़ेगा, तो ही लोगों का विश्वास जो है ना
वो बढ़ेगा। यहाँ मैं एक और बात करना चाहता हूँ डॉक्टर कुलदीप की बात में ऐड, जी बजट को लेकर ही, कि ये जो मैं कह रहा था ना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जी ये जो स्टडी है भारत की ही, जी जी कि 5 करोड़ लोग हर साल इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के कारण दोबारा से गरीबी लाइन में गरीबी चले लाइन गए। से नीचे चले जाते हैं। सो अच्छी बात है कि भारत सरकार कहती है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा दिया, लेकिन अगर मेडिकल सुविधा या स्वास्थ्य के लिए फंडिंग नहीं करेंगे तो वो वापस चले जाएंगे, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही। बिल्कुल बिल्कुल और जब भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 5 करोड़ लोग हर साल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के कारण वापस गरीबी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है भारत के नागरिकों को भी और भारत के सक्रिय वोटर्स को भी ये चीज़ जानना पड़ेगा। जहां आप बहुत सामान्य तौर पर कह देते हैं कि मरीज अगर हॉस्पिटल चला गया और आपने मरीज को बचा लिया, फिर आपकी आमदनी नहीं बचेगी, जोड़ी गई जो धनराशि है वो नहीं बचेगी। ये उस पर सीधा सीधा बात है कि ये अगर मन में आपके सवाल आता है तो इसका कारण क्या है? जी डॉक्टर साहब। एक बात थी स्टाफ की, डॉक्टर्स की, डॉक्टर साहब ने बात करी जी। डॉक्टर्स की कमी नहीं है अभी भारत। जी 1,08,000 डॉक्टर हर साल पास आउट हो रहे हैं एमबीबीएस पूरे भारतवर्ष में, प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थानों से। दोनों संस्थानों से, लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जॉब तभी मिलेगी ना अगर वहां फंड होगा जी, क्योंकि सैलरी देने के लिए फंड नहीं है। तो ये नहीं है कि हाँ हमारे पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है, लेकिन उनको देने के लिए सैलरी के लिए पैसे नहीं है। कारण फिर वही फंडिंग नहीं। जब तक फंडिंग नहीं करोगे तब तक जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं आएगा। अभी एक बात इन्होंने कही थी डॉक्टर साहब ने कि जब सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे उस वक्त सिविल हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज में सर्जरीज होती थी वो सारी सर्जरी सिविल हॉस्पिटल हुशियारपुर में होती थी। हम विटनेस हैं इस बात, क्योंकि जब मैं जहाँ से मेडिकल कॉलेज में गया ना दोबारा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जी, तो मैं देख रहा, मैं कहा ये सर्जरी यहाँ हो रही है, ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है। तब एक दौर वो था और एक दौर अब है, आप खुद को बिल्कुल क्या दौर है। सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे वोटर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से कितने % जीडीपी का जो खर्च होना चाहिए उन पर स्वास्थ्य सेक्टर में? 5% कम से कम 5% खर्च होना चाहिए, जो कि अभी 1.6%, जो कि सभी WHO द्वारा रिकमेंडेड है फॉर ऑल कंट्रीज, सभी की पॉपुलेशन के जीडीपी का 5%। पर इसमें वही बात है, ये सिर्फ हेल्थ पे, स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए, ना कि सैनिटेशन में, ड्रिंकिंग वाटर में। वो क्या करते हैं, सभी को क्लब कर देते हैं, एनवायरमेंट भी बीच में ले आते हैं, पोल्यूशन भी बीच में ले आते हैं, वो सारे को कर देते हैं कि ये हेल्थ का बजट हमने इंक्रीज कर दिया। अब ये लास्ट बजट था, इतना इंक्रीज कर दिया, देखा इंक्रीज कहाँ हुआ, वो ड्रिंकिंग वाटर में, राइट। ठीक है। सो ये वो उसके लिए अलग से फंडिंग, और इस चीज को मुझे लगता है कि भारत के नागरिकों को समझना भी पड़ेगा और बड़ी गहराई के साथ समझना पड़ेगा। तो ये तो थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ना वो बेटर सुविधाएं क्यों मिलती हैं जी, लेकिन महंगी मिलती हैं। महंगी इसलिए मिलती हैं कि क्योंकि उनको सारा खर्चा अपनी जेब से करना पड़ता है। यहाँ से हमें तो कोई लैंड भी नहीं, कोई मतलब कोई ऐसा कोई जेब ही नहीं देती सरकार कि भी चलो ये हम हॉस्पिटल्स के लिए कोई कम कीमत पे, बिजली का बिल भी कमर्शियल, और हमारे पे इतने कानून है जो कि हमें कंप्लाई करने हैं, हर एक के में खर्चा होता है, हर बहुत सारे खर्चे और स्टाफ के खर्चे डाल के वो जब अपनी पॉकेट से करना होगा तो डॉक्टर ने अपने लिए भी कमाना है, बच्चों के लिए, तो वो महंगी होंगी ही होंगी। तो उसको, अगर आपका दूसरा सवाल ये है कि उसको सस्ता कैसे किया जाए, ठीक है जी, हेल्थ सर्विस को सस्ता कैसे किया जाए, सो उसका पहला स्टेप तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, मैंने भी बता दिया कि रेज दी फंडिंग। बिल्कुल जी, ठीक है, रेज दी फंडिंग जो है वो, चलो ये 5% एकदम नहीं कर सकते तो कम से कम 3% तक लेके जाने चाहिए, ओनली फॉर हेल्थ सर्विसेज। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पर्सनल है, डॉक्टर है, जो मेडिकल पर्सनल है, वो बढ़ जाएंगे, तो फैसिलिटी बढ़ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्डिंग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई हॉस्पिटल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से ही वो
हॉस्पिटल जो आज डिफंक्ट पड़े हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट नहीं है कोई, वो ही काम, एक मशीन मेरी कार ख़राब हुई पड़ी है, उसको अगर मैं सर्विस करके ले आऊँ और वो चलने लग जाए, दौड़ने लगे, और क्या चाहिए जी। ठीक है। सो उसको बजट को जो है ना, नंबर एक तो बजट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि वो एक बेसिक बात है। दूसरा जो है कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में जो हमारे खर्चे, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया, जीएसटी, भाई जीएसटी हेल्थ में जीएसटी लगाने, उससे कमाई करने का क्या फ़ायदा है? कौन सरकार है जो कि बीमार आदमी से जो है वो कमाना चाहती है? थोड़ा सर इस एपिसोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पब्लिक इश्यूज पर आते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वोटर्स को भी जागरूक होने की जरूरत है और थोड़ा सा भारत के नागरिकों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इनके जो पब्लिक इश्यूज के माध्यम से ही फैल जाती है। सीवरेज के हिसाब से या पॉल्यूशन के हिसाब से लेकर चले, या अच्छी सैनिटेशन नहीं है, या फिर जो ये कचरा निकालते हैं उसका सही ढंग से प्रबंधन नहीं है। इन सब चीजों को कितना जिम्मेवार मानते हैं आप बीमारियों के अधिक फैलने में? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, इनका बहुत ज़्यादा पार्ट जो है ना ये प्ले करते हैं। देखो, अगर हम अपने शहर की ही बात कर लें, बाकी शहरों की पता नहीं, होशियारपुर शहर में ही तो जगह जगह पे जो गंद के डंप लगे थे, जो अब के सरकार जो कहती कि हम हटा रहे हैं, वो डंप के पास से आप भी गुजरे होंगे और मैं भी गुजरा हूँ। वहाँ पे कितनी मक्खियाँ हैं, कितने मच्छर हैं, कितने हैं, और सबको पता है, एक आम नागरिक को भी पता है बीमारियाँ कौन फैलाते हैं। मक्खियाँ मच्छर ही फैलाते हैं। डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, हैजा फैलता है, कॉलरा, डायरिया, जो भी कुछ है ये गंदगी से ही फैलता है। अगर उसको ठीक कर लिया जाए, अगर ये बजट बढ़ेगा और पब्लिक हेल्थ का भी बजट बढ़ेगा, उनको ही ठीक कर लिया जाएगा। अगर हम डेंगू को ही कंट्रोल करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि करोड़ों रुपए का खर्च जो है वो बचेगा। जी है, ठीक है। अगर डेंगू को, मलेरिया को कंट्रोल हमने किया किसी हद तक, लेकिन डेंगू आ गया अब, और बाकी बीमारियां, तो सैनिटेशन जो है वो तो सबसे ही प्रायोरिटी है। और अब तक जो जितनी बड़ी मोटी सैनिटेशन है वो अर्बन एरिया में तो बिल्कुल ही ख़राब है। गांव में तो लोग आप कर लेते हैं या आप वो खेत में डाल देते हैं, लेकिन शहरों में ये जो आपकी बात है कि सैनिटेशन और बाकी पब्लिक हेल्थ जो बाकी है, सेफ वाटर जो सप्लाई है, मतलब उसको देना जो गवर्नमेंट की बेसिक एक उनकी जिम्मेवारी है, उनकी एक बेसिक जिम्मेवारी है। थैंक यू सर, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। सर मैं सीधे आपकी ओर आता हूं और मैं ये जानना चाहूंगा, या हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है और जो क्यूरेटिव हेल्थ केयर है, इसके बीच का अंतर जरूर हमारे दर्शकों को आप समझा दीजिए। देखिए, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, जब भी बात कर रहे थे आप सैनिटेशन की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आते हैं कि बीमारी को होने से पहले ही रोका जाए जी, वो प्रिवेंटिव है। क्यूरेटिव होती है कि जब एक बार बीमारी हो गई तो फिर उसका इलाज करना। तो ये तो पुरानी बात है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट सर जी, ठीक है। एक चीज को खराब होने से पहले ही रोक लोगे तो उस पर खर्चा उतना नहीं होगा। जब एक बार खराब होगी उसको ठीक करने में खर्चा ज्यादा है। बीमार होने से अच्छा है कि बीमारी से बच जाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जी, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, इन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो और हमारे सांसद महोदयों को भी जो जाएंगे चुनकर, उनको इसके बारे में अपने लोकल जो भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं इस चीज़ को लेकर, वो वहाँ पे उठाने पड़ेंगे मुद्दे जब भी पॉलिसी बनती है। तो इसलिए इस पे भी फंडिंग करना, पर फिर वही कहेंगे वो हेल्थ बजट से मत निकालिए, उसके लिए अलग से फंडिंग करिए। बिल्कुल ठीक। और अगर आप सेफ पानी देंगे, घर में आप मिलेगा, हवा साफ होगी, पोल्यूशन नहीं होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में पोल्यूशन होता है और अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगी, उन्हें उनका खर्चा बचेगा। इसी तरह से पानी मिलेगा तो जो हैजा है, लूज मोशन है, जॉन्डिस है, पीलिया है, ये सारी बीमारियां हटेंगी। मच्छर को कंट्रोल करोगे तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारा ठीक होगा।
सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, इससे लोगों की पॉकेट पे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे। सर लगता है आपको कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन पर ही काम करना चाहिए, प्रिवेंशन हेल्थ केयर पर काम करना चाहिए, जो क्यूरेटिव हेल्थ केयर है उससे सरकार को पीछे रहना चाहिए? नहीं, दोनों में सरकार को काम करना है। देखिए, मैंने शुरू में कहा है कि किसी भी सरकार का, किसी भी वेलफेयर स्टेट का स्वास्थ्य, अपने जो प्रजा है, लोग हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक करना उसकी एक बेसिक जिम्मेवारी है। जी, कोई भी सरकार इससे नहीं बच सकती। जो सरकार अपने सिटीजन्स को अच्छा स्वास्थ्य या उसके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं दे सकती, वो सरकार को सरकार में रहने का हक नहीं है। क्योंकि तंदुरुस्त नागरिक ही राष्ट्र की अच्छी धरोहर है। और प्रिवेंशन के साथ अब फिर भी किसी को कोई बीमारी होती है, कुछ जरूरी नहीं कि कोई बीमारियां जो होती हैं वो कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है जी, तो उनका भी इलाज जो है वो जो सरकारी अस्पताल है उनमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट बढ़ेगा, वहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं वो सरकार दे, लोग वहाँ पे इलाज कराएं, तो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट ने ये जो आयुष्मान भारत योजना है बहुत अच्छी है, इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन सरकार को जिस सरकारी अस्पतालों से इसे निकाल देना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में तो वैसे ही सरकार की जिम्मेवारी बनती है फ्री में इलाज करना। तो अभी क्या हो रहा है कि 60 से 70% फंड आयुष्मान भारत का तो सरकारी अस्पतालों में जा रहा है, तो सरकार बैकडोर से अपने हॉस्पिटल्स को फंड कर रही है, जबकि ये चाहिए था प्राइवेट हॉस्पिटल की फंडिंग के लिए। बिल्कुल सही। और ये एक बड़ी बात जो है, ये हमारे दर्शकों को समझना भी पड़ेगा कि जो योजनाएं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बनी थी, आज पंजाब की मैं अगर बात करूं तो बड़े संख्या में जो हॉस्पिटल्स हैं वो आयुष्मान योजना के तहत कई इलाज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मेजर इलाज कुछ हॉस्पिटल ही कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं ये सवाल आपके मन में होगा, तो इसका जवाब डॉक्टर साहब सीधा दे रहे हैं। जी सर। इसका जवाब यही है, एक तो देखिए कि सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए पैकेजेस रिजर्व कर रखे हैं कॉमन डिजीज के। जी, सीधी बात बताऊं आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास बहुत कम इलाज करने के लिए पैकेज छोड़े हैं इन्होंने, और फिर भी वो जो सिविल हॉस्पिटल से लिख के दिया जाता है कि जहां नई फैसिलिटी होगी, जहां फैसिलिटी नहीं है तो उसका इलाज होता है, ठीक है, अब उसमें घालमेल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सारी पैकेजेस जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल से निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए जाएं। सरकार में इलाज खुद फ्री सरकार इलाज पहले करती थी, ठीक है। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि पैकेज रेट्स बहुत कम है, तो सरकार को एक कॉस्टिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक एवरेज लेके साइंटिफिकली बेसिस पे एक ऑपरेशन या एक प्रोसीजर में एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगती है, उसके हिसाब से पैकेज तैयार किए जाएं, और पेमेंट्स जो हैं वो समय से हॉस्पिटल को मिले। अभी भी जो है कि बहुत सारे हॉस्पिटल का काफ़ी सारा पैसा पेंडिंग रहता है, उसमें जब वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हॉस्पिटल इलाज करने से पीछे हाथ खींचने लगते हैं, तो इसलिए उनको वो नहीं मिलता। मैं सीधे डॉक्टर कुलदीप जी की ओर। जी डॉक्टर कुलदीप जी। हाँ, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो आयुष्मान भारत स्कीम लाई बहुत अच्छी लाई, कि जो लोग इलाज अपने जेब से नहीं करा रहे उनको इंडोर इलाज मुफ्त मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में एक राइडर ऐड कर दिया कि जे वो वही इलाज बाहर करा सकेंगे प्राइवेट सेक्टर में जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा। ये एक राइडर साथ में डाल दिया। राइट। फिर उस स्कीम का बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, सरकारी अस्पताल में तो वो पहले ही दे रहे थे, वो तो पहले वो तो कर रहे थे। जब जो सुविधा सरकारी अस्पताल में नहीं है उसके लिए ही अगर आयुष्मान भारत देना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया कि ये जो आयुष्मान भारत की स्कीम है इसको प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट आप डायरेक्ट फंडिंग करके उसको लेवल पे लाए, और जो एक जनरल पब्लिक है, एक सिटीजन है, उसको जो ऑप्शन दी जाए कि वो जहाँ मर्जी करा ले, चाहे प्राइवेट में करा ले, प्राइवेट में वो एम्पैनल कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, एक लेवल रख सकते हैं, लेकिन उसके रेट्स भी जो है या उसके बाकी जो है उनको एक साइंटिफिक कमेटी कितने खर्चे होते हैं उसके बैठ के पहले बनाने पड़ेंगे। और ये मुझे लगता है मेरे दर्शकों को जानना भी बहुत जरूरी है। सर समय बहुत कम है हमारे पास, हम सीधे आगे बढ़ते हैं, और मैं ये जानना की कोशिश करूंगा कि जो चुने हुए सांसद हैं उनसे हम
या नागरिक? पहले तो मैं चाहता हूं कि जो नागरिक हैं या जो वोटर्स हैं वो क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ उम्मीद जो है वो वोटर्स का अपने चुने हुए सांसद से होता है? नहीं, वोटर तो जे चाहते हैं कि जो हमारा सांसद है वो एक तो उस तक पहुंच की जा सके, वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, चाहे बाहर के शहर का हो या जब भी किसी को कोई पर्सनल जहाँ कोई एक कॉमन प्रॉब्लम पड़ती है तो अवेलेबिलिटी जो है ये हर एक वोटर जो चाहता है कि मेरा सांसद जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, हर वोटर ये चाहता है कि मेरे इलाके का सांसद जो मेरे इलाके की प्रॉब्लम है उसकी आवाज़ संसद में उठाए। बहुत सारे संसद ऐसे हैं, पिछली लोकसभा ने हम में भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं कि संसद बन गए हैं लेकिन लोकसभा में एक बार भी उठ के बोले नहीं और एक बार भी उठ के कोई सवाल अपनी लोकसभा के लिए नहीं किया। तो ये लोग नहीं पसंद करते, लोग चाहते हैं कि उनके मुद्दे जो हैं हर इलाके के बखरे बखरे मुद्दे हैं, हर इलाके के बखरे बखरे मुद्दे हैं। होशियारपुर का अपना एक बखरा मुद्दा है, जलंधर के अपने हैं, अपने हैं, लेकिन वो मुद्दे वो आवाज़ तो वो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इतने वोटर लाखों वोटों के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर वो वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ बोलेंगे नहीं, हमारी प्रॉब्लम वहाँ पे जो है वो जाके बताएंगे नहीं। मैंने एक टीवी प्रोग्राम देखा और मेरे को अगर टाइम है तो मैं बताऊँ। हाँ जी बता दीजिए। कि गडकरी साहब का मेरे को एक बयान जो ना बहुत याद आ रहा है कि उन्होंने बोला कि मैंने सांसदों को बोला है कि आपके इलाके में सड़क का जो भी कोई काम है, बजट की कोई कमी नहीं है, आप उसका एक प्रोग्राम बना के लाओ और मेरे को संतुष्ट कर दो, और अगर वो 2 महीने में 3 महीने में ना हो तो फिर मेरे को बताओ। लेकिन अगर संसद जाके बताएंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो उनको ये हाँ डॉक्टर साहब ये आपने बहुत खूबसूरत और अच्छी बात कही कि अगर सांसद बताएंगे ही नहीं तो मंत्री क्या कुछ करेंगे। जो मंत्री ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दे दी कि भाई साहब बजट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आप मुझे संतुष्ट कर दो, एक उसका पूरा प्रोग्राम तैयार करके ले आइए। सर डॉक्टर साहब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो वोटर्स होते हैं वो अपने सांसद से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। सबसे पहले सिर्फ वोटर्स की बात हो जाए। जी सर। नहीं, वोटर्स का तो इसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बता दिया, यही है कि अवेलेबल हो, उनकी बात सुनी जाए, और ये नहीं कि बात इधर से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी जाए। ये एक वो आजकल शब्द बहुत है रेवड़ियां बांटने वाला, तो जो है रेवड़ी बांट के उसको घर नहीं भेज देना। हाँ। तो उसकी बात को तो सुनो, हाँ। कोशिश करो, बात नहीं होती है कुछ, वो बात अलग है कि हर बात पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आप कोशिश तो करो। तो ये एक संसद से एक वोटर एक्सपेक्ट करता है। ये तो वोटर जो है वो उम्मीदें रखते हैं। डॉक्टर साहब क्या उम्मीद रखते हैं, जितने डॉक्टर्स हैं वो अपने सांसद से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जैसा सर आपने मुझे अभी बातचीत में हम चले तो आपने मुझे बताया कि डॉक्टर्स को ये जो लीडर हैं ये वोट बैंक ही नहीं मानते हैं, परंतु सत्य बात तो ये है कि सिर्फ यही एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जो खून पसीने की कमाई करते हैं, जिसमें पसीना डॉक्टर साहब का है और खून मरीज का है। तो मैं सीधे आजकल खून डॉक्टर का भी निकलता है। मैं इसी पे हाथ पे आ जाता हूँ जी। हम चाहते हैं कि जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर है सांसद उसका कोई ना कोई हल निकाले जी। तो खून डॉक्टर का भी उतना ही निकलता है, चिंता मत करिए। तत्काल प्रभाव से लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तोड़ फोड़ के लिए तैयार हो जाते हैं, सीधे आरोपी बना देते हैं, बिना जज बिना वकील के फैसला सुना देते हैं। सो एक बड़ी समस्या जो है वो इस प्रोफेशन के लिए आ रहा है, और एक ये हमारे दर्शकों को और हमारे वोटर्स को भी समझना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी एक एसोसिएशन नेशनल लेवल की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मैं जो दिखा रहा हूँ, हमने एक हेल्थ मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। तो ये हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मेरी ये सभी सांसदों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसमें बहुत ही अच्छी मतलब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके सोल्यूशन और रिकमेंडेशन दी गई हैं कि क्या क्या चाहिए। और एक ये हमने एक पेज का चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा, जो हम जब अपने सभी IMA की इकाइयों को बोला है कि आपके जो भी सांसद इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स आते हैं तो उनसे मिलिए, उनको जो सारा बताइए, तो ताकि हम उनको सेंसिटाइज कर सकें। तो एक जो अभी कॉस्ट की बात हो रही थी
मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट कैसे कम किया जाए, तो डॉक्टर साहब ने जो बताया सरकारी अस्पतालों में बजट की सुविधा देकर। दूसरा वही है कि जीएसटी शुड बी डन अवे, जीएसटी को खत्म कर दो। हेल्थ सर्विसेज में हेल्थ जीएसटी सर्विसेज एक को खत्म वेलफेयर कर दो। स्टेट को शोभा नहीं देता है। एक मरीज, एक लोगों की तकलीफ से कमाना, ठीक है। अगर वो डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप भगवान है, इलाज में कम करो, तो राजा भी भगवान से कम नहीं होता है प्रजा के लिए। जी, तो उसे भी वो अपना ड्यूटी निभानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि मेडिकल एजुकेशन की कॉस्ट बहुत बढ़ गई, जब तक आप उसको कम नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट भी कॉस्ट जो है कम नहीं होगी। सो कैपिंग ऑन द फीस जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पे होनी बहुत जरूरी है, उसको रेगुलेट करना सरकार का काम है। और मेडिसिन जैसे मैंने कहा कि उसके पे भी कैपिंग ऑफ प्राइस होना चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट लेके सभी ब्रांडेड, जितनी ब्रांडेड है, ठीक है, मेडिसिन है, उन पे भी एक रीजनेबल प्रॉफिट लेके, तो उसका एमआरपी रीजनेबल होना चाहिए, तो अपने आप ही सारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस एक इसमें है कि आईएमए डिमांड करती है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये अलग हो सकती है बात कि जैसे कुछ इनकम स्लैब बना दी जाए इनकम ग्रुप की, उनसे एक नॉमिनल प्रीमियम ले लिया जाए, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन उनके लिए जैसे अभी फ्री है वो किया जाए। तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और डॉक्टर्स की मैंने वायलेंस की बात करी, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ सेंटर में आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हॉस्पिटल शुड बी डिक्लेयर्ड अ सेफ जोन, हॉस्पिटल को एक सुरक्षित जोन जी घोषित करना चाहिए, ताकि वहां पे कोई भी वायलेंस होती है तो पुलिस उसका सुओ मोटो एक्शन लेके जी बिल्कुल इसको पकड़े। ये डॉक्टर्स के माइंड में एक बहुत उसमें आत्मविश्वास पैदा करेगा कि वो मरीज का इलाज सही कर सकेंगे, और इससे लोगों का ही फायदा होगा, ये पब्लिक का ही फायदा है अगर डॉक्टर अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। तो ये एक डॉक्टर्स को सीपीए से निकाल देना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टर्स को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम व्यापारी नहीं है, हम सर्विस देते हैं, सौदागर भी नहीं है, व्यापारी नहीं है, सौदागर नहीं है, ठीक बिल्कुल जी। तो उसमें अगर कोई नेग्लिजेंस होती है उसके लिए दूसरे लॉज हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो भी अगर किसी ने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल्स हैं वो उनके आगे केस जा सकता है, सिविल कोर्ट्स हैं। और डॉक्टर की नेग्लिजेंस से क्रिमिनलिटी हटा देनी चाहिए। अभी डॉक्टर से कोई नेग्लिजेंस से किसी की डेथ होती है तो वो 304A में आता है जी, वो नहीं होना चाहिए क्रिमिनलिटी। अभी नए में BNS 106 में आया है, लेकिन डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस जो है वो सिविल लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट होनी चाहिए, ना कि क्रिमिनल लायबिलिटी के तौर पे। ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं, बाकी हम जब भी सांसदों से मिलेंगे। हाँ, इसमें जरूर जरूर ऐड कीजिए सर। एक चीज़ जो मेरे मन में आई है, एक तो उससे कॉस्ट भी कम होगी, और दूसरा जो है ना लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा कि जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल इन्होंने सेंटर का बनाया है, बहुत सारी स्टेटों ने उसको लागू नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। वो मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो 10-20 बेड वाले हॉस्पिटल को उसको बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है, तो उससे कॉस्ट बढ़ती है। सो मेरी सबमिशन है कि जो भी हमारे सांसद हैं, जब जो बन के वो जाते हैं लोकसभा में, इसे सेंसिटाइज करें, हमारे से डिस्कस करें, तो वो जो है ना उसकी कॉस्ट कम की जा सकती है। अगर जो मैं नहीं कहता कि मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना वो एक्रीडिशन बेस्ड है। 2 पॉइंट है, एक है रेगुलेटरी कि ला बना के धौण ते गंडासा रख के ते वो तुहानू लागू कराने हैं, ठीक है। एक है कि भी भाई तुसी अपने आप ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। तो एक्रीडिशन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ एक्रेडिशन बेस्ड ਜਿਹੜਾ रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए कि लोग अपनी एक्रेडिशन करान जी। और जी सर, थैंक यू सो मच सर। और सर इसमें आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं? नहीं, अगर आपको हाँ बस जी, मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों के लिए इतना आज काफ़ी है, क्योंकि फिर वो थोड़ा उनको ज्ञान देते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बात जी थोड़ा ऐड करता हूँ, अगर हम वाकई में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना चाहते हैं जी, तो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना
उसको बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। वो बिल्कुल लगभग सिस्टम पहले था, सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर्स थे, वो ख़त्म हो चुका है। तो जो पहले भी रिकमेंडेशन थी कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे 10,000 पॉपुलेशन के पीछे एक सब सेंटर और रूरल एरिया में 5,000 पॉपुलेशन के लिए, तो गवर्नमेंट को इस जो ये वाला सिस्टम है इसको लाना चाहिए और वहाँ पे डॉक्टर स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सब सेंटर तक पोस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा डॉक्टर्स की कमी नहीं है, सिर्फ उनको सैलरी देने के लिए फंडिंग हो। एक लाइन ऐड करना जी। जब बात चली तो कोई ना कोई बात निकली, तो ये बात पे मेरे को याद आया अब्दुल कलाम जी की किताब पढ़ते समय कि उन्होंने इसका हल बताया। उसमें उन्होंने बोला कि आने वाली सरकारें हैं इनको चाहिए कि विलेजेस में 5 किलोमीटर की स्ट्रिप में डबल रोड बना के उसके दोनों साइड पे जो गांव की करे, जो भी गांव पड़ते हैं, और उनमें अर्बन हेल्थ केयर के मुताबिक के हॉस्पिटल, अर्बन केयर के मुताबिक के स्कूल और उसमें बनाने चाहिए ताकि रूरल पब्लिक को 5 किलोमीटर से दूर जाना ही ना पड़े जी। उनको ये ना सोचना पड़े कि जी मैं हुशियारपुर चला जाऊँ तो बेटर फैसिलिटीज़ है, उनको लगे कि नहीं यहाँ पर भी वही फैसिलिटीज़ हैं। वो एक मॉडल है जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा मेरे मन को, कि एक मॉडल है जो हमारे मानयोग प्रेसिडेंट साहब ने दिया और सरकार को उस पर गौर करना चाहिए कि वो मॉडल प्रैक्टिकल है। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जो एक लाइन में, एक कर्व में, जो 5-10 किलोमीटर की कर्व में उसमें अच्छी रोड डेवलप करके अच्छी कम्युनिकेशन उसमें बनाया जा सकता है जी, और उससे भी जो है हमारी हेल्थ सर्विसेज मच बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। और मैं तो अंत में महज इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप हर एक प्रोफेशन में जा कर के आप उनके दर्द को या फिर आप उनमें होने वाले सुधार के सुझाव को पूछ लें तो शायद मुझे लगता है कि सर हर एक फील्ड से जो समस्याएं हैं कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं हो सकती, ये तो नेचर ही नहीं है, पर कम हो सकता है। पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तो मैं अंत में यही सिर्फ कहना चाहूँगा। और आज के एपिसोड के माध्यम से अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछ लीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब भी आपको जरूर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।